हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, पॉलिटी में आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो जिसका नाम क्या है? संविधान का संशोधन, या फिर हम कह सकते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इस टॉपिक की आज ये फर्स्ट ही क्लास है। लास्ट क्लास के में जो हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, उनको कंप्लीट कर लिया था। तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं लिए हैं, या उसके अलावा जो भी टॉपिक्स हुए हैं जिन्होंने नहीं किए वो क्लासेस, या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है जो अमेंडमेंट का है, अमेंडमेंट के अंदर से क्वेश्चन आता है, सिंपल भी आ जाता है और घुमा के भी आ जाता है। तो जब घुमा के आएगा तो इसीलिए इसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने मतलब आप इसको पढ़ने के बाद अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो अमेंडमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। कहने का मतलब है कि जो और अदर कंट्रीज़ हैं जिनमें भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसी तरीके से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह उसमें भी क्या है, कोई भी सिचुएशन आती है या फिर कोई भी नीड आती है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या किया जा सकता है? अमेंडमेंट किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है हमारे संविधान के अंदर भी। ठीक है, तो मतलब टाइम से सब चीज़ चेंजेस होती है, तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो टाइम टू टाइम उसमें भी अमेंडमेंट करने की नीड होती है, ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो इस वजह से ये चीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। हालांकि क्या है, जो जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या होता है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत ईजी है, मतलब ईजिली हम उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट साथ ही साथ जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेरिका का संविधान है, उसके अंदर अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफेस्ट प्रोसेस है उसमें जो अमेंडमेंट करने का है अमेरिका के अंदर। तो उसमें इतना आसान नहीं है। तो दूसरे शब्दों में अगर जब हम जाने, या अदर वर्ड्स में हम जाने, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो लचीला है न कठोर, यद्यपि ये दोनों का सम्मिश्रण है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना तो वो बहुत ही लचीला है और ना ही कठोर है, मतलब ना ही बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। मतलब ये है कि इस सम्मिश्रण है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इजीली भी अमेंडमेंट नहीं हो सकते कि हाँ इजीली जैसे ब्रिटेन में होते हैं इजीली अमेंडमेंट हो गया, और ना ही इतना टफ है कि अमेंडमेंट अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरीके से हो। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 20th पार्ट, मतलब उसके 20वें भाग में, और 20वें भाग के कौन से अनुच्छेद? 368, 368 आर्टिकल के अंदर जो हमारा संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसको संविधान में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी एवं इसकी व्यवस्था में, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है उसमें क्या है, अमेंडमेंट करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू किया जा सकता है? आर्टिकल 368। ठीक है, किसके द्वारा? हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी भारतीय संसद है, उसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? यह प्रावधान करता है कि संसद में अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरस्त के रूप में संशोधन कर सकती है। तो ये क्या बताता है? अमेंडमेंट क्या बताता है? ये प्रावधान करता है कि अमेंडमेंट से मतलब है कि जो हमारी संसद है, संसद में जो अपनी जो संवैधानिक शक्ति है, शक्ति का प्रयोग करते हुए
इसे संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरस्त के रूप में संशोधन कर सकती है। तो जो पार्लियामेंट है वो अपनी जो पावर है उसका यूज करते हुए जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन कर सकती है, उसके अंदर परिवर्तन कर सकती है या उसको निरस्त कर सकती है, या फिर निरस्त के रूप में उसमें कोई भी मतलब अमेंडमेंट कर सकती है। कौन? जो हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है, हालांकि संसद और व्यवस्थाओं को संशोधन नहीं कर सकती। मतलब हालांकि जो हमारी संसद है वो क्या नहीं कर सकती, जो हमारी भारतीय संसद है वो और व्यवस्थाओं को क्या नहीं कर सकती, संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। मतलब उन व्यवस्था जो बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो मूल ढांचा है उससे जो भी व्यवस्था संबंधित है उस मतलब अमेंडमेंट तो कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल व्यवस्था है, मूल ढांचा है, उसमें किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ रहेगी, बट अदर जो चीज़ें हैं उनमें अमेंडमेंट हो सकता है। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवनंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। तो ये कब बताया गया था कि जो हमारी संसद है वो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं कर सकती या कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें, लेकिन उसके अलावा जो और व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। तो 1973 के अंदर एक केस हुआ था केशव नंद भारती के नाम से, तो उसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डिसीजन दिया था। ठीक है, तो ये थी बेसिक सी नॉलेज किसके बारे में, अमेंडमेंट के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। अमेंडमेंट के टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं संशोधन प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में? संशोधन प्रक्रिया। तो ये संशोधन प्रक्रिया होती क्या है, मतलब जब भी हमको नहीं, जब भी हमारी पार्लियामेंट को, जब भी हमारी संसद को कोई अमेंडमेंट करना होता है तो किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है और फिर वो कैसे अप्लाई होता है, उसके बारे में डिटेल में अब पढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 368 मतलब जो हमारा आर्टिकल 368 है उसमें क्या है, संसद की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीके से उल्लेख किया गया है। अब जो आर्टिकल 368 है उसमें, उसके अंदर जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है उसको अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से उसको बताया गया है, मतलब अब डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं या किस तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। मतलब अगर हमें नहीं, मतलब अगर संसद को, अगर पार्लियामेंट को क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो वो एक विधेयक जारी करेगा। तो वो जो विधेयक है वो कोई से भी हाउस में हो सकता है, अपर हाउस में भी, लोअर हाउस में भी, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन जो राज्य विधानमंडल है उसके अंदर नहीं। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अंदर नहीं, केवल किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों में से कोई से भी हाउस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, नेक्स्ट बताया गया है कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधेयक कौन स्थापित कर सकता है पुनः? कोई भी मंत्री है या गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य नहीं होना चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं। और इसके लिए क्या है, ये नहीं है कि पहले जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा उसको दोबारा से स्थापित किया जा सकता है, उसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताया गया है कि विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना या करना अनिवार्य है। जो भी विधेयक है उसको क्या है, दोनों हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, उनके मतलब उनमें क्या है, विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य होगा। बहुमत होनी चाहिए एक पर्टिकुलर
जो होती है उससे यदि वो पारित हो जाता है तो ही वो उस मतलब विधेयक बनकर उसको क्या उसके अंदर अमेंडमेंट होगा जो जिससे रिलेटेड भी है, अदरवाइज नहीं होगा। यह बहुमत संसद के कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होनी चाहिए। अभी किस तरीके से होनी चाहिए? जो बहुमत है, जो संसद के कुल सदस्य संख्या है, उसके आधार पर सदन में जितने भी उपस्थित सदस्य हैं एट प्रेजेंट, मतलब जब ये विधेयक संसद में पारित होगा, संसद में जाएगा, तो उस टाइम पे जितने भी सदन में के अंदर जो संसद उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत हो, या फिर मतदान द्वारा, या फिर सब क्या करेंगे, वोट डालेंगे, वोट के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया है? नेक्स्ट बताया गया है कि प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। अब जो विधेयक है अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के अंदर क्या है, अलग अलग पारित किया जाएगा, उसको अलग अलग पारित करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। अगर कोई सा भी सदन अपर हाउस या लोअर हाउस में से कोई भी उस विधेयक के संबंध में अगर अपनी असहमति देता है, नहीं मान मतलब स्वीकृति नहीं देता, परमिशन नहीं देता, तो इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब जैसे संयुक्त बैठक करा सकते हैं प्रेसिडेंट, तो इस तरीके का इसके अंदर जो अमेंडमेंट है उसके अंदर इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया है? नेक्स्ट बताया गया है कि यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि क्या है, जो विधेयक है वो क्या है, संविधान की जो संघीय व्यवस्था है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, ठीक है, तो इसे क्या है, इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना होगा। यदि संघीय व्यवस्था है उससे रिलेटेड कुछ है तो जो आधे राज्य है, मतलब पूरा जितना भी हमारे स्टेट के हमारे कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट हैं, एटलीस्ट उसमें से जो आधे राज्य हैं उनकी जो विधानमंडल हैं, टोटल जितने जो भी विधानमंडल हैं उनमें से आधी विधानमंडलों की जो सामान्य बहुमत है उससे भी उसको पारित करवाना होगा या फिर पारित होना चाहिए वो। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो, या फिर ये क्या हो कि जो बहुमत है वो सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनके बीच क्या है, वोट करा के, मतलब वोट वाले प्रोसेस से उसके तहत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बताया गया है सदन के दोनों सदनों में से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संयुक्त संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। तो जब संसद के जो दोनों सदन हैं, दोनों हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, तो सदनों में पारित होने या फिर जो राज्य की विधानमंडल है उनकी क्या संस्तुति मिल गई, तो उसके बाद जहां आवश्यक हो, जहां ज़रूरी हो, फिर उसको क्या है, राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास सहमति के लिए फिर उसको उस विधेयक को भेजा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है? नेक्स्ट बताया गया है कि राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, वो विधेयक को क्या करेंगे, विधेयक को सहमति देंगे। वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति को क्या करना होगा, वो जो विधेयक लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो उनको क्या है, सहमति देनी पड़ेगी। वो ना तो उसको क्या है वो अपने पास रख सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही वो दोबारा से पुनर्विचार के लिए उसको वापस संसद में भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात क्या आती है? नेक्स्ट आती है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम। जब इस पर राष्ट्रपति भी अपनी सहमति दे देते हैं, अपनी मोहर लगा देते हैं, तो जो भी विधेयक होता है वो क्या है, फिर एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, तो या फिर हम एक्ट के नाम से भी उसको जान सकते हैं, बन जाता है।
और संविधान में अधिनियम के तहत इसका समावेश कर लिया जाता है। और फिर हमारे जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अधिनियम यानी एक्ट के तहत इसका समावेश कर लिया जाता है। फिर वो एक्ट बनकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था कि जो अमेंडमेंट होता है उसका प्रोसेस क्या है। तो अमेंडमेंट की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट भी कह सकते हैं हम। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ओके गाइज, सो आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।